दोस्तों काफी लंबे टाइम से हमारा मार्केट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन क्या इस सितंबर के महीने में मार्केट और ज्यादा खराब परफॉर्म कर सकता है या शायद क्रैश कर सकता है? आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। हमने बहुत सारे रीजंस ढूंढ रखे हैं, टोटल 10 से भी ज्यादा रीजंस हमारे पास है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, सितंबर का महीना चल रहा है और इतिहास में लगभग हम कहेंगे कि 1928 से अगर हम बात करें तो S&P 500 एवरेज हर सितंबर के महीने में खराब परफॉर्म करता है और एवरेज अगर रिटर्न्स देखें तो -1.1% के रिटर्न्स है S&P 500 के। अब इसके पीछे कोई फंडामेंटल रीजंस नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऑब्जर्व किया गया है। इवन लगभग एक डेकेड का ये एक्सपीरियंस है, जिसके बेसिस पे देखा गया है कि सितंबर के महीने में मार्केट कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। अब इसके कुछ पॉसिबल रीजन हो सकते हैं कि इस टाइम पर सीजनल कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग होती है वो कम हो जाती है, दूसरा FIIs भी अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं और तीसरा म्यूचुअल फंड भी इस टाइम पर काफी विड्रॉल करते हैं। जो कुछ इसके पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, तो एक ये बहुत लंबी थ्योरी है, उससे हमने शुरुआत कर दी है। अब समझते हैं कुछ प्रैक्टिकल रीजंस जिनकी वजह से हो सकता है कि ये महीना मार्केट और खराब परफॉर्म करे। इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन है ट्रंप। देखिए, ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ तो लगा ही दिया है, लेकिन इसके बाद उन्होंने वार्निंग भी दी है कि अगर यूएस का सुप्रीम कोर्ट जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उनको रिजेक्ट करता है तो इससे अमेरिका में इकोनॉमिक डिजास्टर आ सकता है, ऐसा ट्रंप का कहना है। अब वैसे तो उनकी बातें का पूरा भरोसा किया नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो सही कह रहे हैं, सोच समझ के कह रहे हैं, तो इस केस में अगर अमेरिका में इकोनॉमिक डिजास्टर आएगा तो फिर पूरी दुनिया में जो मार्केट्स हैं उनके खराब परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इवन कई बार ट्रंप ने ऐसे बयान दिए हैं, ट्वीट्स किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग भी अमेरिका में इकोनॉमिक स्लो डाउन आने के बहुत ज्यादा चांसेस बने हुए हैं। तो ये तो रही अमेरिका की बात। अब अगर इंडिया की बात करें तो देखिए, अभी इतना बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था, जिसमें मेनली जीएसटी के जो इतने सारे स्लैब थे उनको घटाकर सिर्फ 2 स्लैब कर दिए गए हैं। एक 18% का है, दूसरा 5% का है। हाँ, एक तीसरा स्लैब भी है जो कि 40% का है, लेकिन वो बहुत कुछ ही चीजों पे लग रहा है। तो अब ये इतनी बड़ी न्यूज थी, तो इससे मार्केट में हमें कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो भी ये न्यूज थी वो ऑलरेडी हमारे मार्केट की प्राइस में एब्जॉर्ब थी, यानी जो मार्केट अभी आपको दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे खासे लेवल पे हैं, यही हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज आने के बाद मार्केट में एक इंपैक्ट हमें थोड़ा बहुत तो देखने को मिलना ही चाहिए था। अब ये तो न्यूज की बात हो गई, तो चलिए अब थोड़ा सा हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देख लेते हैं। देखिए, ये हमने ऑप्शन चेन खोल रखी है, जिसमें हम 30 सितंबर की एक्सपायरी के हिसाब से आपको ये डेटा दिखा रहे हैं और यहां पर हम 25,000 की स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं, यानी ये 30 सितंबर की एक्सपायरी की बात यहां पे चल रही है, इस मंथ की एक्सपायरी की। अब अगर आप यहां पर डेटा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 25,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसमें सबसे पहले तो पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें 1.5 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है वो डाउन हुआ है। और अगर यहीं पर आप देखेंगे तो कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें 71,250 इंक्रीज हुआ है। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो घट रहा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इससे भी हमें समझ आ रहा है कि जो बिग मनी है उनको लगता है कि इस 30 सितंबर तक मार्केट 25,000 का लेवल भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये भी हमें एक सिग्नल दे रहा है कि मार्केट थोड़े से नेगेटिव साइड पर ही चल रहे हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं भाई। तो यहां पर देखिए कि पिछले 2 महीने से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अच्छी खासी सेलिंग कर रहे हैं। 47,000 करोड़ की सेलिंग जुलाई में की थी, 46,000 करोड़ की सेलिंग अगस्त में की थी, और अभी इतनी अच्छी न्यूज आई है हमारे मार्केट के लिए जीएसटी से रिलेटेड, उसके बावजूद अभी मार्केट के 4 या 5 दिन गुजरे हैं और वो टोटल 6,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी हमारे मार्केट को लेकर बेयरिश हैं। अब इसके मेनली 3 रीजन है। सबसे पहले तो देखिए, अभी के टाइम पर अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बढ़ चुके हैं, जहां पर अगर वो अपना पैसा रखते हैं तो वो सेफ रिटर्न्स हैं, जबकि स्टॉक मार्केट रिस्की रिटर्न्स हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सेफली उन्हें ठीक ठाक रिटर्न्स मिल रहे होंगे तो वो क्यों रिस्की एसेट्स में अपना पैसा रखेंगे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो है कि अभी के टाइम पर इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो लगातार डेप्रिशिएट होती जा रही है। मतलब डॉलर के कंपैरिजन में आज रुपया 88 रुपीज से भी आगे बढ़ चुका है, जिससे जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और रुपीस की वैल्यू अगर डेप्रिशिएट करती है तो उनको नुकसान होता है। और तीसरा, अभी के टाइम पर और भी कुछ मार्केट है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी कर रहे हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेलिंग लगातार चलती जा रही है। अब चलिए, यहां पे आपने मान लिया कि ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से भी हमारा मार्केट गिर रहा है, लेकिन यहां पर देखिए जो दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट,
आज के टाइम पर वो क्या कर रहे हैं उस पर हर किसी की नजर बनी रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और एक बहुत बड़ी वेल्थ बनाई है। तो यहां पर आप जान के शॉक रह जाएंगे कि आज के टाइम पर वॉरेन बफे $277 बिलियन का कैश होल्ड करते हैं। मतलब वॉरेन बफे तो जाने जाते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन इतना पैसा उन्होंने कैश में होल्ड कर रखा है। इसका सिंपल सा एक रीजन हो सकता है कि वो पैसे इसलिए कैश में होल्ड कर रहे हैं क्योंकि या तो उन्हें लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा है, या फिर उन्हें लगता है कि शायद मार्केट क्रैश होने वाला है और तब जब सही वैल्यूएशन में उन्हें स्टॉक्स मिलेंगे तब वो बाइंग करेंगे। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। और इवन उनका एक कोट भी है कि बेटर टू सिट ऑन कैश देन ओवरपे इन अनसर्टेनिटी। यानी उनको अभी लग रहा है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे टाइम पर अपना पैसा मार्केट में लगाने से अच्छा है कि कैश को रख के बैठा जाए। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि किस ओर इशारा कर रहा है। अब इसके बाद फिर से एक बार अमेरिका की इकोनॉमी की बात करें तो वहां पर देखिए अभी रिसेंटली फेड का डेटा आ चुका है, जिससे पता चलता है कि अगस्त के महीने में वहां की जो इकोनॉमी है उसने काफी खराब परफॉर्म किया है और सिर्फ 22,000 जॉब्स ही ऐड हुई हैं। वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है और आज के टाइम पर वहां पर 4.3% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इसके अलावा भी काफी सारे रीजंस है। अब देखिए अगर यहां पर ये डेटा खराब आया है तो इससे रेट कट होने के चांसेस तो बढ़ गए हैं, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अभी वो डिसीजन आना बाकी है जो कि शायद 16 या 17 सितंबर के आसपास आएगा। तो तब उनका जो डिसीजन आता है इसके ऊपर भी मार्केट की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग वहां पर कम से कम 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, जो कि अगर नहीं होता है तो फिर से ये मार्केट के लिए नेगेटिवली काम करेगा। अब अगला रीजन आपको पता ही है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे देश की जो रुपया है उसकी वैल्यू अमेरिका के डॉलर के अगेंस्ट पे लगातार डेप्रिशिएट होती जा रही है। इसका पहला नुकसान ये होता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना डॉलर लेके आते हैं, इंडिया में उसे रुपीज में कन्वर्ट करवाते हैं, फिर जब सेलिंग करते हैं तो रुपीज से वापस डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं। लेकिन अगर वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तो जब वो वापस रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं तो उन्हें नुकसान होता है, जिस वजह से भी वो सेलिंग कर रहे हैं। दूसरा देखिए, इससे हमारे देश में जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, जैसे कि क्रूड ऑयल की। तीसरा, यहां पर इन्फ्लेशन का भी जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है एंड ओवरऑल हर तरीके से ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अब इसके बाद देखिए क्रूड ऑयल की भी जो प्राइस है वो आज के टाइम पर 66.87 पर बैरल पे चल रही है। देखा जाए तो अब क्रूड ऑयल की प्राइस अपने एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा ही है, लेकिन जिस तरीके के ग्लोबल माहौल चल रहे हैं ऐसे में इस प्राइस के और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। और ऊपर से अगर ये प्राइस बढ़ेगी तो सबसे पहले जो डॉलर है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि जितने भी देश क्रूड ऑयल को बाय करते हैं वो डॉलर से ही बाय करते हैं, जिसके लिए डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और इससे हमारा जो इंडियन रुपीज है वो और ज्यादा डेप्रिशिएट कर सकता है। इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एंड फाइनली अगर हम सितंबर के महीने की बात कर रहे हैं तो ये जो महीना है सितंबर और अक्टूबर का, ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए हमेशा बहुत अनस्टेबल महीना रहा है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर भी इस टाइम पर अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो सेलिंग प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। और तीसरा, अभी देखिए ये हमारा सेकंड क्वार्टर एंड होने वाला है सितंबर में, इसके बाद हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो इससे पहले थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती ही है ताकि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उससे सरप्राइज ना मिले और पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। तो ये सारी चीजें जानने के बाद आपको क्या लगता है कि सितंबर के महीने में हमारा स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर मंथ हम एक इस तरीके की सीरीज लेकर आएं तो इसके लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं जहां पर 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है, 24/7 आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। साथ में नीचे एक गूगल फॉर्म भी दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा।